नमस्कार साथियों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान का जो अर्थव्यवस्था से संबंधित सवाल हैं उनका आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अर्थव्यवस्था से संबंधित जो सवाल है, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, वस्तुओं एवं सेवाओं के दाम में सतत वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है। यानी मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन क्या है, अर्थात इसको सरल शब्दों में कह सकते हैं महंगाई, मूल्य में वृद्धि होना, महंगाई होना या मूल्य में वृद्धि होना ही इन्फ्लेशन है। जैसे देखिए आप कि 10 रुपए में 1 केजी प्याज आता है और उसी 1 केजी प्याज के यदि 20 रुपए हो जाए, 10 रुपए में 1 केजी प्याज आता है और यदि उसी के 20 रुपए हो जाए 1 केजी प्याज के, तो बताइए महंगाई बढ़ी या नहीं बढ़ी? महंगाई बढ़ी। और ये महंगाई होना, ये मूल्य वृद्धि होना मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन है। अच्छा, इन्फ्लेशन का जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? परचेजिंग पावर बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहले वो 10 रुपए में 1 केजी प्याज खरीद रहा था, अब उसी के 20 रुपए लग रहे हैं। जब कोई चीज महंगी होगी, बाजार में ज्यादा महंगी होगी, तो आप ज्यादा खरीदोगे या कम खरीदेंगे। तो इन्फ्लेशन से क्या होता है कि परचेजिंग पावर में कमी आती है। दूसरा देखिए, मुद्रा अपस्फीति डिफ्लेशन। सरल शब्दों में ये समझिए आप कि इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन है। देखिए, वस्तुओं एवं सेवाओं के दाम में सतत कमी मुद्रा अपस्फीति कहलाती है। अर्थात इसको अपन यूं समझ सकते हैं कि 10 रुपए में 1 केजी प्याज आता है और उसी 1 केजी प्याज के 5 रुपए हो जाए। पहले 10 रुपए लगते थे, अब यदि 5 रुपए लगने लग जाए तो सस्ती हुई या नहीं हुई? हुई। बस इसी को ही, इससे सस्ती होना ही क्या कहते हैं? मुद्रा अपस्फीति या डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन का क्या प्रभाव पड़ता है? क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर बढ़ेगा या कम होगा? परचेजिंग पावर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब उसी 1 केजी प्याज के पहले 10 रुपए लग रहे थे, अब 5 रुपए लग रहे हैं, यानी आप बाजार में जा रहे हैं और वो सस्ती मिल रही है, तो आप क्या करेंगे? क्रय ज्यादा करेंगे, तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। यानी इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन। तीसरा देखिए, उदारीकरण। यह एक शब्द है उदार। उदार का मतलब होता है सरल बनाना। अर्थात अर्थशास्त्र में उदारीकरण का आशय आर्थिक नीतियों और कानूनों को सरल बनाना। आर्थिक नीतियां, प्रावधान है, उनको सरल बना देना ताकि हर कोई व्यक्ति रोजगार या इंडस्ट्री लगा सके। देखिए, भारत में उदारीकरण की जो शुरुआत है ये 1991 में हो चुकी थी और ये भारत में उस समय एक नई क्रांति आई थी। उसके बाद देखिए वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण एक शब्द है, वैश्विक, ये विश्व से बना है। अर्थात किसी देश की या घरेलू उत्पादन को विश्व के साथ में जोड़ देना ही क्या है? वैश्वीकरण कहलाता है। जैसे देखिए, घरेलू या देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण कर देना, एक कर देना ही क्या होता है? वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने संपूर्ण विश्व में जो संसाधनों में के आवंटन में सुधार करके और अधिक कार्यकुशल बनाया है, जिससे उत्पादन में गुणवत्ता में सुधार हुआ है और लागत में क्या है? ये कमी आई है। यानी संपूर्ण विश्व ग्लोबलाइजेशन हो गया, पूरा विश्व एक गांव की तरह ही लगने लग गया। अच्छा, जो वैश्वीकरण को लागू करने में योगदान रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ का विशेष योगदान रहा है। उसके बाद देखिए निजीकरण। यहाँ एक शब्द है निजी। निजी अर्थात जो सरकारी स्वामित्व वाली संपत्तियां हैं उसमें निजी भागीदारी को बढ़ा देना ही निजीकरण कहलाता है। जैसे देखिए, अर्थव्यवस्था में निजी सेक्टर की भूमिका में वृद्धि करना, बढ़ाना की प्रक्रिया निजीकरण कहलाती है।
अर्थात दूसरे शब्दों में इसको यूं समझ सकते हैं कि जो सार्वजनिक और राज्य संपत्तियां हैं उसमें निजी स्वामित्व और नियंत्रण को बढ़ावा देने की प्रक्रिया निजीकरण कहलाती है। अगला देखिए स्वदेशी की अवधारणा। स्वदेशी की अवधारणा स्व और देशी दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात अपने देश में अपने लोगों द्वारा उत्पादन और उसका उपभोग अधिक करना क्या है, स्वदेशी है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में स्वदेशी का हमें उपभोग अधिक करना चाहिए। इसी प्रकार देखिए गरीबी। गरीबी की अवधारणा विश्व में सबसे पहले जो देने वाला था वो था लॉर्ड बेयोल्ट, ये ब्रिटेन का था। इसने सबसे पहले गरीबी की अवधारणा दी थी। यदि भारत में पूछा जाए तो गरीबी की अवधारणा का प्रतिपादन करने वाला था दादा भाई नौरोजी। इन्होंने 1868 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में गरीबी का सबसे पहले प्रतिपादन किया था और गरीबी का सर्वे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी एनएसएसओ द्वारा किया जाता है। गरीब किसको माना गया है, जो ग्रामीण सेक्टर में 2400 कैलोरी और शहरी सेक्टर में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम उपभोग वाला व्यक्ति गरीब माना जाता है। अर्थात जो ग्रामीण सेक्टर में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो उपभोग करता है वो गरीब नहीं, उससे नीचे वाला। ऐसे ही शहरी सेक्टर में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से जो कम उपभोग करता है वो व्यक्ति गरीब माना गया है। गरीबी के प्रकार देखिए, गरीबी कितने प्रकार की होती है? गरीबी के दो प्रकार, एक है निरपेक्ष, दूसरी है सापेक्ष। निरपेक्ष गरीबी वो होती है जब व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए भी तड़पता है, वो भी उसे उपलब्ध नहीं हो पाता, तो वो निरपेक्ष गरीब होता है। निरपेक्ष गरीब में भारत एक निरपेक्ष गरीब है। इसी प्रकार से सापेक्ष गरीब किसको कहते हैं? जब किसी देश की प्रति व्यक्ति आय दूसरे देश के प्रति व्यक्ति आय से कम होती है तो उसे तुलनात्मक रूप से प्रति व्यक्ति कम आय वाला व्यक्ति गरीब माना जाता है और ऐसी गरीबी को सापेक्ष गरीबी कहते हैं। अब देखिए बेरोजगारी। बेरोजगारी जो 15 वर्ष से अधिक और 59 साल से यानी 59 ईयर से कम का जो व्यक्ति रोजगार चाहता है उसे उपलब्ध नहीं हो पाता है, वो बेरोजगार कहलाता है। बेरोजगारी के प्रकार देखिए, अनैच्छिक बेरोजगारी यानी जो बाजार में प्रचलित दर है उस दर पे वो मजदूरी करना चाहता है लेकिन उसे नहीं मिल पाती, तो वो अनैच्छिक बेरोजगारी है। ऐसे ही संरचनात्मक बेरोजगारी यानी समय विशेष में किसी एक सेक्टर में रोजगार का बढ़ जाना तो दूसरे सेक्टर में कम हो जाना, जहां कम हो रहा है वहां पर बेरोजगारी बढ़ेगी, तो ऐसी बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी अर्थात एक फसल विशेष से ही रोजगार मिलना, बाकी बैठे रहना, रोजगार नहीं मिलना, वो मौसमी बेरोजगारी है। तकनीकी बेरोजगारी अर्थात नई तकनीकों का आ जाना और पुरानी तकनीकों का उपयोग कम होना, तो जो पुरानी तकनीकियां हैं, पिछली तकनीकियां हैं, उसमें जो लगे हुए हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। ऐसी परछन यानी छिपी हुई बेरोजगारी उसे कहते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 1 हेक्टेयर जमीन है और उसके ऊपर एक परिवार के 5 सदस्य पूरे लगे हुए हैं, तो वो दिखने में रोजगार युक्त है लेकिन रोजगार नहीं है, वो बेरोजगार है, क्योंकि वहां पर उस 1 हेक्टेयर में 1 या 2 व्यक्ति भी काम कर सकते हैं। उन 5 व्यक्तियों में से यदि 2 या 3 व्यक्ति हट जाते हैं तो उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो दिखने में सभी रोजगार युक्त हैं लेकिन वहां पर 1 या 2 व्यक्ति का ही रोजगार का कार्य है। तो ऐसी बेरोजगारी परछन या छिपी हुई बेरोजगारी। ऐसी चक्रीय बेरोजगारी, मंदी के दौर में जब उतार और चढ़ाव आता है तो उसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। इसी प्रकार देखिए अर्थव्यवस्था के सेक्टर, जोन सेक्टर। अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक सेक्टर में देखिए गन्ना, कपास, मत्स्य, फसलें, पशुधन, वानिकी। द्वितीय सेक्टर में चीनी, धागा, निर्माण, विद्युत, गैस आदि।
तृतीय सेक्टर में देखिए व्यापार, होटल, बैंक, सेवा, परिवहन, बीमा आदि। अच्छा, इसको सरल रूप में अपने यूं समझ सकते हैं, जैसे खेत में गन्ना का उत्पादन हुआ, जो खेत में गन्ना का उत्पादन हुआ वो प्राथमिक सेक्टर है। उसी गन्ने को जब फैक्ट्री में ले जाकर के चीनी बनाई गई, जो फैक्ट्री में चीनी बनाई गई वो द्वितीय सेक्टर है। और उसी चीनी को जब परिवहन के साधनों के द्वारा बाजार में लाया गया और बाजार में थोक और खुदरा के रूप में जब बेचा गया तो वो क्या हो गया, तृतीय सेक्टर हो गया। इसी प्रकार से कपास का ले लीजिए आप, कपास के सेक्टर में देखिए कपास का उत्पादन क्या हुआ, प्राथमिक, और उसी से जब धागा बनाया गया फैक्ट्री में तो वो द्वितीय सेक्टर हो गया, और फिर उसको बाजार में कपड़े के रूप में बेचा तो तृतीय सेक्टर हो गया। इसी कारण से प्राथमिक सेक्टर को कृषि सेक्टर, द्वितीय को औद्योगिक सेक्टर और तृतीय को सेवा सेक्टर भी कहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और साथ ही शेयर एंड सब्सक्राइबर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।